अध्याय 231 डिंग हाओ की योजना। जादुई पत्थर के हथियारों के आदान प्रदान से उत्पन्न कुछ ईर्ष्या और जलन के अलावा डिंग हाओ पहले से भी अधिक शांत था। वह हर दिन समय पर कक्षाओं में उपस्थित होता था और पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्यों जैसे वांग शियाओकी और झांग फैन के साथ अपने प्रशिक्षण के अनुभव साझा करता था। उसे हर दिन समय पर सन की शिक्षक इन चीफ वांग ज्यूफेंग द्वारा पीटा जाता था। उन्होंने हर सुबह झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कचरा क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया। हालांकि बुजुर्ग तियानशु अश्लील और कंजूस था, लेकिन वह इस मामले में ईमानदार भी था। उसने छोटे से आंगन को साफ सुथरा कर दिया था, जिसका दावा था कि वह अजय रहस्यमय मार्शल आर्ट अकादमी है। यहाँ पहले से ही अलग अलग उम्र के 60 या 70 बच्चे मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। जब डिंग हाओ सुबह बच्चों को पढ़ाता था, तो इन बच्चों की उत्सुक आंखों की जोड़ी भाग्य से उनके संघर्ष को दर्शाती हुई डिंग हाओ को उसके पहले के प्रयासों और कठिनाइयों की याद दिलाती थी। बच्चों के माता पिता के चेहरों पर कृतज्ञता और सम्मान के भाव ने भी डिंग हाओ को उपलब्धि का एक बड़ा एहसास दिया। यद्यपि इस छोटी सी अकादमी को चलाने के लिए एक निश्चित धनराशि की आवश्यकता थी, जो डिंग हाओ के लिए एक बोझ था, फिर भी उन्होंने अडिग होकर अध्यापन कार्य जारी रखा। बेशक दिलचस्प बातें जारी रहीं। डिंग हाओ के तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में लौटने के बाद पहले दिन से हर दिन दोपहर और रात के भोजन में लाल शर्ट वाले पश्चिमी अकादमी की खूबसूरत परी ली येरुओ, पुरुष शिष्यों के एक समूह की हृदय विदारक करुण आंखों के बीच अपने द्वारा पकाए गए अपने प्रेम भोजन के साथ डिंग हाओ के साथ रात का भोजन करने के लिए पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले रेस्तरां में आती थी। दूसरी ओर डिंग हाओ को अवर्णनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। ऐसा माना जाता था कि समय बीतने के साथ परी ली के खाना पकाने के कौशल में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये दिन ब दिन कम होता गया। अगर ली येरुओ के खाना पकाने को पहले मुश्किल से बेस्वाद कहा जा सकता था, तो पिछले 2 दिनों में डिंग हाओ को लगा कि उसने जो खाया वह कॉकटेल की तरह पूरी तरह से जहरीला था। हालांकि डिंग हाओ ये भी देख सकता था कि ली येरुओ हर भोजन को बड़ी मेहनत से पकाता था। जहां तक अद्भुत स्वाद की बात है, खैर, यह अपरिपक्व पाक कौशल का परिणाम था, क्योंकि कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था जो योद्धाओं के शरीर में रक्त क्यूई और क्यूई को उत्तेजित कर सकते थे और योद्धाओं की मार्शल कलाकारों की खेती की गति को बढ़ा सकते थे। यद्यपि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा था, परंतु प्रभाव अत्यंत चमत्कारी था। हर बार जब डिंग हाओ ली येरुओ के सामने खाना खत्म कर लेती थी, तो उसका चेहरा नहीं बदलता था। ली येरुओ के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान होती थी, जिसमें उपलब्धि का भाव होता था। वह डिंग हाओ को देखकर मीठी मुस्कान देती थी और फिर कुछ भी कहना बंद कर देती थी। उसने लंच बॉक्स पैक किया और बहुत ही सादगी से चली गई। वह जानती थी कि 3 साल में डिंग हाओ को किस तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह कभी भी डिंग हाओ का समय बर्बाद नहीं करेगी। परिणामस्वरूप ये दृश्य बाद में हरे शर्ट के पूर्वी अकादमी के भोजन कक्ष में एक अद्वितीय दृश्य बन गया। एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर महिला की जोड़ी एक साथ बैठी थी। ली येरुओ बेजोड़ सुंदरता की थी और डिंग हाओ सुंदर था। अगर वे एक टीम बनाते, तो वे एक अनोखी आभा पैदा करते। दूर से देखने पर भी वे दिखने में आकर्षक लगते थे। ... जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता से केवल 5 या 6 दिन पहले का समय रह गया था। डिंग हाओ को अभी भी मरने से पहले गुओ नू द्वारा सौंपी गई बात अच्छी तरह याद है। इतने दिनों से वह चुपचाप दिनों की गणना कर रहा था और एक अद्भुत योजना बना रहा था। एक दिन आध्यात्मिक घास वर्ग समाप्त होने के बाद सुंदर मुख्य शिक्षिका और दबंग महिला जीमेन कियानेक्स्यू ने डिंग हाओ को अलग से बुलाया। मैंने क्यूई ड्राइंग पिल के सही संस्करण का सूत्र संप्रदाय को सौंप दिया है। हर्ब हॉल के बुजुर्ग हैरान रह गए और उन्होंने सूत्र को संप्रदाय के विशेष शस्त्रागार संग्रह के रूप में सूचीबद्ध किया। कई परीक्षणों के बाद बुजुर्ग आपकी बात से सहमत हुए। पूरे स्नो प्रांत के दृष्टिकोण से कोई भी क्यूई ड्राइंग पिल के तैयार उत्पाद के साथ अमृत के नुस्खे को बहाल नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने हर्ब हॉल को इसे बड़ी मात्रा में परिष्कृत करने का आदेश दिया था। जहां तक स्वर्गीय दुनिया में बिक्री के अधिकार की बात है, तो संप्रदाय के बुजुर्ग भी सहमत थे। बर्फ, हिम, पाइन्स और सरू से ढके पत्थर के कदमों पर धीरे धीरे चलते हुए, थोड़ी आदिम सादगी और हरियाली से भरे हुए, जिमेन कियानेक्स्यू ने डिंग हाओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए धीरे से कहा। स्नो प्रांत में लंबी और ठंडी सर्दी शुरू हो चुकी है।
जीमेन कियानेक्सू ने लवेंडर साटन का मेंटल पहना हुआ था। उसके शरीर पर ढीला मेंटल उसे फूला हुआ नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरती और दबंग महिला के फिगर को और भी उभार रहा था। उभरी हुई चमक किसी की भी अनंत कल्पना को जगाने के लिए पर्याप्त थी। बैंगनी रंग का रोएदार लबादा उसके सिर पर था, और चमकदार और पारदर्शी जैड जैसे गालों पर हल्की लाली थी। जब वह बोल रही थी तो उसकी सांस ऑर्किड की तरह सुगंधित थी। इस समय जीमेन कियानेक्स्यू द्वारा छोड़े गए सफेद वाष्प के बादलों ने लोगों को यह महसूस कराया कि वह बर्फ की दुनिया में एक बैंगनी योगिनी की तरह थी। हाँ, यह अच्छी खबर है। इस तरह भाग्य बनाने की हमारी महान योजना को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सकता है। डिंग हाओ मुस्कुराया और खुश हो गया। मुझे लगता है कि हर्ब हॉल के उन जिद्दी बुजुर्गों को मनाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ा होगा। डिंग हाओ के साथ चलते हुए जीमेन कियानेक्स्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि संप्रदाय के वे बुजुर्ग जिद्दी थे। वास्तव में वे संप्रदाय के लिए जो भी अच्छा है वह करने को तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो अमृत सूत्र प्रदान किया है वह वास्तव में उत्तम है। इसने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में अथाह योगदान दिया है। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। क्यूई ड्राइंग गोली का सही संस्करण केवल निम्न श्रेणी का अमृत था, लेकिन इसका बहुत महत्व था। ये संप्रदाय के नामात्र शिष्यों के लिए क्यूई आकर्षित करने की सफलता दर को बहुत बढ़ा सकता था, जिसका अर्थ था कि संप्रदाय शिष्यों की भर्ती के लिए अपने पैमाने का विस्तार कर सकता था, जमीनी स्तर पर शिष्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर सकता था, और साथ ही जमीनी स्तर पर शिष्यों की साधना की गति को भी कई गुना बढ़ा सकता था, क्योंकि एक संप्रदाय की ताकत के लिए बड़ी संख्या में गुरुओं के अलावा कई कनिष्ठ शिष्यों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की क्यूई ड्राइंग गोली के सही संस्करण के अनन्य महारत ने इसे पूरे स्नो प्रांत में एकाधिकार की स्थिति को पूरी तरह से जब्त कर लिया और नकदी गाय की तरह बाहरी बिक्री के माध्यम से लगातार धन प्राप्त करना संभव हो गया। अमृत के नुस्खे के योगदान के कारण हर्ब हॉल के प्रमुख बुजुर्ग ने कुल 4000 संप्रदाय योगदान अंक प्रदान किए, जो मूल रूप से आपके हैं। हालांकि मैं उन्हें आपके नाम पर स्थानांतरित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप भविष्य में संप्रदाय के पुरस्कारों के लिए योगदान अंक का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं उनके भुगतान में आपकी मदद कर सकता हूं। जीमेन कियानेक्स्यू ने धीरे से सफेद वाष्प का एक द्रव्यमान छोड़ा और धीरे से कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचर कियानेक्स्यू। क्या हमारा रिश्ता अभी भी इतना स्पष्ट है? डिंग हाओ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जीमेन कियानेक्स्यू और भी ज्यादा शर्मा गई और जब उसे कुछ याद आया तो उसने अपने दांत पीस लिए। डिंग हाओ मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा, विषय बदला और कहा, अभी भी सुबह है, क्यों ना हम पहले बाजार में स्वर्गीय दुनिया में जाकर देखें। शिक्षक जिमेन, वहां के पर्दे के पीछे के बॉस में से एक के रूप में आपको इसका निरीक्षण करने जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। जिमेन कियानेक्स्यू ने थोड़ा संकोच किया। उसे बाजार में भीड़भाड़ और शोरगुल वाला माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। अध्याय 232 चैट। ये पहली बार है और आपको जाकर देखना चाहिए। लड़कों को ये बताना बेहतर है कि उनका बॉस कौन है। अगर आपको पसंद नहीं है शिक्षक कियानेक्स्यू, तो आप बाद में जा सकते हैं। डिंग हाओ मुस्कुराया, सुंदर शिक्षक की आस्तीन पकड़ ली और बाजार की ओर चल दिया। जीमेन कियानेक्स्यू को घबराहट महसूस हुई, उसने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। डिंग हाओ को उसे खींचने की अनुमति दी और वह उसके पीछे चलने से खुद को रोक नहीं सकी। स्वर्गीय दुनिया। ये तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के तीसरे चरण के बाजार में स्थापित नवीनतम दुकान थी। स्वर्गीय दुनिया का पूर्ववर्ती तियानली अटारी था, जिसे डुआन तियानली जैसे कुछ अंदरूनी शिष्य समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो बेकाबू हो गए थे। ये पूरे बाजार के लिए एक संकट था। बहुत से लोग नाराज थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि कुछ समय पहले ही तियानली अटारी अंततः मुसीबत में पड़ गई। परीक्षण में नामात्र के शिष्यों को जो मिला उसे खरीदने के परिणामस्वरूप डुआन तियानली समूह ने पूर्वी अकादमी के हरे शर्त में कई नामात्र के शिष्यों को घायल कर दिया, जिससे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के नामात्र के शिष्यों के बीच एक उभरता हुआ प्रतिभाशाली डिंग हाओ क्रोधित हो गया। खुद पर और अपनी तलवार पर भरोसा करते हुए डिंग हाओ ने पूरे तियानली अटारी को उलट दिया और सीधे इस उग्र और दबंग समूह को हराया और नष्ट कर दिया।
यह मामला एक बार एक गर्म विषय था जिसे पूरे बाजार में अनगिनत लोग फैलाने के लिए दौड़ पड़े। लगभग सभी ने तियानली अटारी के पतन की सराहना की। डिंग हाओ की प्रसिद्धि 5 अकादमियों के सभी नामात्र शिष्यों से अधिक हो गई और बाजार के सबसे खास क्षेत्र में फैल गई। डुआन तियानली और अन्य की पराजय के कारण संपूर्ण तियानली अटारी का पतन हो गया। तियानली अटारी खाली हो गई। बाजार की दुकानों में बहुत अधिक मांग थी। आम दिनों में, भले ही कुछ दशकों तक इंतजार करना पड़े, ये संभव नहीं था कि एक भी दुकान खाली हो। कुछ समय के लिए, व्यापारिक समझ रखने वाले कई व्यवसाय और विभिन्न ताकतें, सभी एक आदर्श भौगोलिक स्थिति वाली इस दुकान को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। हालांकि, सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ाई की, लेकिन अंत में वे एक रहस्यमय व्यापारी से आगे निकल गए, जिसने वसा के इस टुकड़े को पाने के लिए एक भाग्य खर्च किया, जिससे दूसरों को बहुत ईर्ष्या और जलन हुई। परिणामस्वरूप हेवनली वर्ल्ड ने तियानली एटिक का स्थान ले लिया और बाजार के सबसे समृद्ध भाग में आ गया। सूर्यास्त की पूर्व संध्या हो चुकी थी। आसमान में बारीक बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे और सुनहरी धूप अपनी अनोखी सर्दी भरी ठंड के साथ जमीन पर छिटकी हुई थी, जिससे पूरे दिन व्यस्त रहने वाले बाजार में अनोखी कोमलता दिख रही थी। क्या तुमने सुना है? ऐसा कहा जाता है कि तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में जिमेन कियानेक्सु नामक एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति ने एकदम सही क्यूई ड्राइंग गोली बनाई है। इसे लेने के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह आपको सफलतापूर्वक क्यूई खींचने में मदद कर सकता है, और यह हर हॉल में विभिन्न गोली मास्टर्स द्वारा परीक्षण में पास हो चुका है। मैंने भी इस मामले के बारे में सुना है। हालांकि यह थोड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन हर हॉल से आई खबर झूठी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यूई ड्राइंग पिल का सही संस्करण वास्तव में अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि महान गुरु चेन नानचाओ, स्नो प्रांत में पिल के तरीके के बारे में कठिन समस्या को हल करने में असमर्थ हैं, लेकिन इसे वास्तव में एक जूनियर शिष्य द्वारा हल किया गया है। जिमेन कियानेक्स्यू की पृष्ठभूमि क्या है? यह अविश्वसनीय है। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का उत्थान और विकास होना चाहिए। पहले डिंग हाओ था, अब जिमेन कियानेक्स्यू है। वे सभी असाधारण लोग हैं। प्रतिभाशाली, ये निश्चित रूप से संप्रदाय के उत्थान का अग्रदूत है। हा, अच्छा है, तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय का उत्थान और विकास होना है। हमारे व्यापारिक समूह के लिए, ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। जब तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय की शक्ति की मदद से समय आएगा, तो हमारी स्थिति भी बढ़ेगी। हम स्नो प्रांत के अन्य मानव कस्बों और बस्तियों तक अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुझे डिंग हाओ और जिमेन कियानेक्स्यू के साथ दोस्ती करने या रिश्तेदारी के संबंध स्थापित करने का कोई तरीका खोजना होगा। मैंने कभी गलत निर्णय नहीं लिया है। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हालांकि ये दोनों लोग अभी भी जमीनी स्तर के शिष्य हैं, लेकिन जल्द ही या बाद में वे निश्चित रूप से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का मुख्य आधार बन जाएंगे। हाँ, मैनेजर झांग अंधे भी इस मामले को साफ देख सकते हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे क्यूई ड्राइंग पिल के बिक्री अधिकार की अधिक चिंता है, चाहे हम इसे प्राप्त कर सके या नहीं। अरे, अगर हम इसे प्राप्त कर सकें, तो हम वास्तव में समृद्ध हो जाएंगे और सोने या चांदी के पहाड़ों पर बैठेंगे। बाजार में इस समय व्यापार में मंदी छाई हुई थी। कुछ स्टोर मैनेजर और उनके कर्मचारी दरवाजे पर बैठे थे, दिन भर की व्यस्तता के बाद एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। वे सभी पेशेवर थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे। हमेशा की तरह सभी ने एक छोटा स्टूल लिया, एक घेरा बनाया और नई चीजों के बारे में बात की। पिछले 2 दिनों में क्यूई ड्राइंग पिल के सही संस्करण की उपस्थिति के बारे में अफवाहों ने जल्दी से स्वर्गीय दुनिया की स्थापना को बदल दिया और निम्न स्तर के बाजार में सभी लोगों के ध्यान का केंद्र बन गया, ठीक उसी तरह जैसे जमीन पर गड़गड़ाहट हुई। इस समय स्वर्गीय दुनिया से दूर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो क्रोध और चिल्लाहट से मिश्रित थी। ये काफी जीवंत थी और इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि कोई फिर से परेशानी खड़ी करने के लिए स्वर्गीय दुनिया में गया है। यह अभी भी सन लियांग और अन्य उग्र लोगों का काम होना चाहिए। क्या ये 6 दिनों में 10वीं बार है? हर दिन वे परेशानी पैदा करने के लिए स्वर्गीय दुनिया में जाते हैं। जाहिर है कि उनका इरादा लोगों को व्यापार करने से रोकना था। वे वाकई बहुत आगे निकल गए हैं।
सन लियांग और सन शिन अच्छे व्यवहार वाले लोग नहीं हैं। वे लंबे समय से तियानली अटारी की भौगोलिक स्थिति को चाहते थे, लेकिन उन्होंने डुआन तियानली और उसके अनुयायियों के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की। अब तियानली अटारी स्वर्गीय दुनिया में बदल गई है, और बैकस्टेज बॉस डुआन तियानली से बदलकर जोंग नाम के बिजनेस ग्रुप में बदल गया है, इसलिए वे बाहर कूदकर परेशानी खड़ी करने का इंतजार नहीं कर सकते। वे दोनों लोग सिर्फ अपने चचेरे भाई पर भरोसा कर रहे हैं जो अंदर का शिष्य है, और वे संप्रदाय के बुजुर्गों के भी पक्षधर हैं। वे पूरे बाजार में सिर्फ बुराई कर रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण से, जल्दी या बाद में तियानली अटारी के विनाश का प्रतिशोध उन पर पड़ेगा। शायद ऐसा होना मुश्किल है। ये दोनों लोग चालाक और धमकाने वाले हैं और वे डिंग हाओ जैसे लोगों को भड़काने नहीं जाएंगे। दरवाजे पर खड़े लोगों का एक समूह असहायता से सिर हिला रहा था। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के बाजार में भयंकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अलावा विभिन्न छिपे हुए नियम और अंधेरे शक्ति प्रतियोगिताएं अक्सर होती थीं। हालांकि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सजा हॉल ने भी कई नियम बनाए थे, और यहां तैनात व्यापारिक समूह भी काफी शक्तिशाली थे, लेकिन अपेक्षाकृत कमजोर समूहों को अक्सर धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, सन शिन और सन लियांग के दो भाई मूल रूप से बाजार में दो छोटे काउंटर जंपर थे। बाद में, क्योंकि उनके चचेरे भाई यू लोंगमेन तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के एक अंदरूनी शिष्य बनने के लिए आगे बढ़े, और उन्हें एक आंतरिक बुजुर्ग का पक्ष भी मिला, इसलिए उन्होंने अचानक अपना खुद का व्यवसाय समूह बनाया और शीर्ष पर पहुंच गए। अपने चचेरे भाई यू लोंगमेन की शक्ति की मदद से, उन्होंने बाजार पर हावी होने के लिए बहुत सी चीजें की, जो बाजार में एक बड़ा बदमाश कैंसर भी था। जब वे बात कर रहे थे, तो उन्होंने असहायता से अपने सिर हिलाए, स्वर्गीय दुनिया के मालिक के लिए दया महसूस की। क्योंकि वह इन दो गुंडों और बदमाशों के बीच उलझा हुआ था और उम्मीद थी कि उसे जल्द ही अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा और दिवालिया होना पड़ेगा। ठीक तभी, एक प्रतिभाशाली युवक और युवती की जोड़ी, बिल्कुल करीबी प्रेमियों की तरह, कुछ फुसफुसाते हुए और सबकी आंखों के सामने सड़कों पर धीरे धीरे साथ साथ चले, जिससे सुंदर पुरुष और सुंदर युवती ने एक पल में अनगिनत लोगों की आंखें अपनी ओर आकर्षित कर ली। अध्याय 233 मेरे लिए इस काली दुकान को तोड़ दो। वह आदमी सिर्फ 14 या 15 साल का था, लंबा और दुबला पतला, झरने जैसे काले बाल, चौड़े कंधे और पतली कमर। जेड की तरह सुंदर, उसने पतली हरी शर्ट पहनी हुई थी, उसका चेहरा जेड के मुकुट जैसा सुंदर था और तलवार के आकार की भौहें थीं। उसके मुंह के कोनों पर एक फीकी और सौहार्दपूर्ण मुस्कान थी। अनजाने में ही उसमें आत्मविश्वास का एक आकर्षण झलक रहा था। महिला लवेंडर कॉटन स्कर्ट और लवेंडर मेंटल पहने हुए थी, ठंड में अकेले खिले हुए विंटरस्वीट की तरह पतली हरकतों के साथ हिल रही थी। वह सुंदर थी, शांत और सौम्य, लंबे सुनहरे बाल लबादे के किनारे से लटक रहे थे, रेशम और साटन की तरह, सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए, लोगों को एक पवित्र आभा दे रहे थे जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था, और वह लगभग अवास्तविक सुंदरता थी। ये है। भीड़ में, स्टूडियो ऑफ ट्रेजर्स के युवा दुकानदार ये चेन की आंखें चमक उठी, और वह उत्साह से ब्रश लेकर खड़ा हो गया और तुरंत सुंदर युवक की पहचान कर ली। कुछ अन्य मैनेजर और काउंटर जंपर्स, जो सांसारिक रूप से समझदार व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को आते देखकर दंग रह गए। उसी क्षण वे सभी खड़े हो गए और उस युवक को पहचान लिया। मजाक नहीं, अब निम्न स्तरीय बाजार में सभी लोग इस युवा मास्टर को जानते थे। स्वर्गीय दुनिया की लॉबी के प्रवेश द्वार में, ये वह प्लीटेड स्टील तलवार नहीं है जो हमारे स्टोर में बेची जाती है, और आप पूरी तरह से नासमझ हैं। लिंगू यंगयंग ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बकवास, छोटी बच्ची, इतनी बकवास मत करो। मैंने कल ही तुमसे ये प्लीटेड स्टील की तलवार खरीदी है, मैं तुम्हें कैसे गलत ठहरा सकता हूँ? एक मजबूत आदमी ने व्यंग्य किया, जो बदसूरत और क्रूर दिख रहा था और उसकी दाढ़ी स्टील की सुइयों की तरह खड़ी थी। हाँ, छोटी बच्ची, मैंने कल अपनी आंखों से देखा कि तुमने इस भाई को ये प्लीटेड स्टील की तलवार बेची थी। क्या तुम अब भी इनकार करना चाहती हो? यही तरीका है जिससे तुम स्वर्गीय दुनिया में व्यापार कर रहे हो। तुम बेहतरीन गुणवत्ता वाले दामों पर सेकंड बेच रहे हो। तुम ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे हो। स्वर्ग तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। बाजार से बाहर निकल जाओ। हाँ, मुनाफाखोर, बाजार से बाहर निकल जाओ।
उस बलवान आदमी के पीछे दर्जनों वही शत्रुतापूर्ण लोग थे जो उपद्रव की आग को और भड़का रहे थे। अंधेरे में खड़े कुछ तमाशबीन भी हूटिंग में शामिल हो गए, और उत्तेजना का दृश्य कृत्रिम रूप से बनाया गया, और परिणामस्वरूप स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने का खतरा बन गई। लोग यहाँ भीड़ लगा रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने कभी तलवार नहीं बेची। तुम। लिंगू यंगयंग की आंखों में अन्याय के आंसू उमड़ पड़े। बेवजह हटे कट्टे आदमियों के एक समूह का सामना करते हुए कमजोर लड़की कुछ हद तक डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीसते हुए अपने आसपास के लोगों को समझाया, उनकी बात मत सुनो सब लोग। हम स्वर्गीय दुनिया में इस तरह की प्लीटेड स्टील की तलवार नहीं बेचते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप हमारी दुकान के अंदर जाकर देख सकते हैं। बदबूदार कुतिया, तुम्हारे पास अभी भी समझ है ना? वह जानवर गुस्से से भर गया। मैंने कहा था कि मैंने इसे यहाँ खरीदा है और मुझे इसे यहाँ खरीदना चाहिए था। जैसे ही वह मुड़ा, मुस्कुराया और अपनी बाहें हिलाते हुए चिल्लाया, भाइयों, मेरे लिए इस काले धंधे को बंद करो। बकवास स्वर्गीय दुनिया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। सुन लियांग, अगर तुमने आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम इस काले धंधे को बंद कर देंगे। ... श्रीमान तियांशु, भाई डिंग हाओ ने हमें अकादमी के लिए चीजें खरीदने के लिए कहा था। अब हमने आपके लिए चीजें खरीद ली हैं। क्यों न हम वापस चलें? निजी और हुआन, दो छोटी लड़कियां अश्लील बूढ़े आदमी तियांशु के पीछे चली गईं और उत्सुक आंखों से चारों ओर सब कुछ देखने लगी। झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में पली बड़ी दो लड़कियों के लिए यह पहली बार था कि वे ऐसे समृद्ध बाजार में आईं। बाहर की अद्भुत दुनिया ने उनकी आंखें चौड़ी कर दी और वे अभिभूत हो गईं। ये सब उनके भाई डिंग हाओ द्वारा लाया गया था। डिंग हाओ के बिना उन्हें हमेशा के लिए झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता, हर दिन कचरे से जूझना पड़ता। जब वे बड़े हो जाते तो उन्हें शादी के लिए एक औसत दर्जे का आदमी मिल जाता और वे बच्चे पैदा करने के लिए एक उपकरण बन जाते, एक तंग जिंदगी जीते, हमेशा तनाव में रहते और दूसरों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाते, और अपने पूरे जीवन में एक बार भी ऐसे साफ और सुंदर बाजार की सड़कों पर चलने का मौका नहीं मिलता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई डिंग हाओ ने उन्हें अपना भाग्य बदलने का मौका दिया। अरे, यहाँ आना बहुत आसान नहीं है। क्यों न अच्छी खरीदारी की जाए? तो तुम दोनों लड़कियों को यहाँ अच्छा नहीं लगता? बेहद अश्लील नजरों से देखते हुए तियांशु ने दुकानों और स्टॉलों पर नजर रखते हुए एक खुश मुस्कान के साथ कहा, नहीं, यहाँ बहुत सुंदर, साफ और भीड़ भाड़ है। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, यहाँ की हवा भी सुगंधित है, झुग्गी झोपड़ियों की तरह बदबूदार नहीं। वाह, यहाँ बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। हुआन और निजी की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। वे साफ सुथरे और सुंदर कपड़े और कवच पहने लोगों को आते जाते देख रहे थे, लेकिन वे लोग पैच लगे मोटे कपड़े पहने बाजार की खुली और साफ सुथरी सड़कों पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई सपना देख रहा हो। उनके लिए उस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके की तुलना में, जहां वे बचपन से पले बड़े थे, ये बाजार एक स्वच्छ और उज्ज्वल स्वर्ग जैसा था। चूंकि यह इतना अच्छा है, तो आप वापस आने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? कोई नहीं जानता था कि वह अभद्र बूढ़ा आदमी तियांशु क्या सोच रहा था। वह दो छोटी लड़कियों को दुकानों और स्टॉलों के बीच बेफिक्र होकर घुमाता था, लक्ष्यहीन दिखता था और पूरी तरह से समय काट रहा था। वापस जाकर मार्शल आर्ट का अभ्यास करो। दोनों छोटी लड़कियां एक स्वर में बोली। भाई डिंग हाओ ने कहा कि अगर हमें सफल होना है तो हमें बहुत कष्ट सहना होगा। हमें साधना में दूसरों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा प्रयास करने होंगे ताकि हम अपनी उत्पत्ति और नियति बदल सकें। तुम्हारा दिमाग वाकई खूबसूरत, युवक डिंग हाओ ने धो दिया है। तुम्हारा दिमाग बहुत गहराई से धो दिया गया है। तियांशु ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। तुम उसकी इतनी पूजा करते हो और उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को ईश्वरीय आदेश मानते हो, और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से धो दिया गया है। भाई डिंग हाओ ने जो कुछ भी कहा वह हमारे भले के लिए था। हुआन और निजी दोनों ने एक ही बात कही। शब्दों के बीच उन्होंने अपने चेहरे पर कट्टर भक्ति को नहीं छिपाया। तियांशु अवाक रह गया। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जीत की भावना के साथ तियांशु ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कुछ और चीजें खरीद लो और हम वापस चलेंगे। चिंता मत करो, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग का समय नहीं बढ़ेगा। वहां बहुत उत्साह है। हा,
आखिरकार हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं। अभद्र बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक चमक उठा। स्वर्गीय दुनिया में जमा भीड़ को देखते हुए वह दोनों छोटी लड़कियों को भीड़ के पास खींचता हुआ आया। आप क्या सटीक स्पष्टीकरण चाहते हैं? स्वर्गीय दुनिया की लॉबी के प्रवेश द्वार पर लिंगु यंगयंग ने देखा कि स्थिति बिगड़ती जा रही थी और अंधेरे में अधिक से अधिक लोग यहां आ रहे थे। लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए और माहौल चिड़चिड़ा हो गया। वह केवल शांत होने और अपनी आंखों के कोनों में अन्याय के आंसू पोंछने का विकल्प चुन सकती थी। उसने दांत पीसते हुए पूछा। इस समय कोमल कोमल और कमजोर नजर वाली लड़की ने लोगों को उस पर दया करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने अपना कठोर व्यक्तित्व दिखाया। चमकते आंसुओं में वह घास लग रही थी जिसने तूफान में भी अपना शरीर सीधा कर लिया था। अध्याय 234 स्पष्टीकरण और कानून प्रवर्तन टीम। स्पष्टीकरण। क्रूर बलवान सन लियांग के चेहरे पर सफलता का भाव दिखा। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ, अपनी आंखें घुमाए और मंद मंद मुस्कुराया। यह तब तक ठीक रहेगा जब तक आप मुझे 500 रहस्यमय क्रिस्टल के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, फिर यह मामला खत्म हो गया है। 500 रहस्यमय क्रिस्टल। सुन लियांग की बात के कारण मूलतः शोरगुल वाला माहौल तुरंत शांत हो गया। हवा में अचानक हौंफने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक साधारण प्लीटेड स्टील तलवार के लिए अविश्वसनीय रूप से सन लियांग ने मुआवजे के लिए 500 रहस्यमय क्रिस्टल का दावा किया, जो कि एक खुला और खुला ब्लैकमेल था। यहां तक कि 500 परिष्कृत स्टील तलवारें जो मिट्टी की तरह लोहे को काट सकती हैं, उन्हें 500 रहस्यमय क्रिस्टल में नहीं बेचा जा सकता था, और यह एक मध्यम आकार के व्यवसाय समूह का 1 साल से अधिक का लाभ था। और उनमें ऐसा कहने का साहस था। 500 रहस्यमय क्रिस्टल। लिंगु यंगयंग को भी झटका लगा। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि दूसरा पक्ष बहुत ज्यादा मांगेगा, लेकिन यह उचित से ज्यादा मांगना पागलपन था। पूरे स्वर्गीय विश्व में बिक्री पर मौजूद सभी चीजें 500 रहस्यमय क्रिस्टल के बराबर भी नहीं थी। सन लियांग स्पष्ट रूप से उन सभी को मारने की कोशिश कर रहा था। क्यों? कोई मुआवजा नहीं। अगर तुम मुझे मुआवजा नहीं दोगे तो मैं आज तुम्हारी काली दुकान तोड़ दूंगा। सन लियांग ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। वह सिर्फ परेशानी खड़ी करने आया था। उसे मुआवजे की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ दुकान की परवाह थी। तुम। लिंगु यंगयंग गुस्से से कांप उठी और उसका आकर्षक शरीर कांपने लगा, और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत दूर। हा हा हा। सन लियांग ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा और बहुत घमंडी था। उसने कहा, आज मैं बहुत दूर जा रहा हूं। तुम मेरे बारे में क्या कर सकते हो? तुम मेरे बारे में क्या कर सकते हो? क्षतिपूर्ति मत करो। भाइयों, मेरे लिए दुकान तोड़ दो। जैसा उसने कहा था, भीड़ से कुछ हमलावर निकले और वे दुकान को तहस नहस करने के लिए बहुत पहले से तैयार थे। वे खूंखार थे और लाठी डंडों और तलवारों से लैस थे। वे गुस्से में स्वर्ग की दुनिया में घुस आए और दुकान को तहस नहस करने ही वाले थे। लेकिन इस समय, 1 मिनट रुको। एक युवक की तटस्थता भरी आवाज सुनाई दी। हो। भीड़ ने देखा कि लगभग 1.7 मीटर लंबा एक लड़का, सियान रंग का गाउन पहने हुए और कमर पर एक लंबी तलवार लटकाए हुए, पीला रंग, लंबे काले बाल, लंबी और संकीर्ण आंखें, थोड़े पतले होंठ, तीखी नाक और थोड़ी सी द्वेष की भावना के साथ, स्वर्गीय दुनिया के पिछले हॉल से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मेरे दोस्त, इस मामले की सच्चाई के बारे में आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको कम ग्रेड के एक रहस्यमय क्रिस्टल से मुआवजा देता हूं और यह मामला खत्म हो जाता है। जैसा कि एक कहावत है कि भविष्य में अप्रत्याशित मामलों के लिए हर चीज में पर्याप्त छूट होनी चाहिए। आपको चीजों को इतनी क्रूरता से क्यों करना चाहिए? चेहरे पर शांत मुस्कान लिए, तीखी नाक वाले उस किशोर में एक प्रकार की सहनशीलता थी और वह धीरे धीरे सोचता और तर्क करता हुआ बोल रहा था। तुम कौन हो? सुन लियांग ने ऊपर से नीचे तक देखा और घृणा से कहा। मैं स्वर्गीय दुनिया के मालिकों में से एक हूं और पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का नामात्र का शिष्य हूं। तीखी नाक वाला किशोर नाराज नहीं था और हमेशा की तरह दिख रहा था। वह अभी भी बहुत शांत था। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट। सुन लियांग को आश्चर्य हुआ, और अवचेतन रूप से उसे एक ऐसे व्यक्ति की याद आई जिसे कोई भी उकसा नहीं सकता था। हालांकि जब उसने उस युवक को ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि यह तीखी नाक वाला किशोर दिखने और स्वभाव में उस आदमी से बहुत दूर था।
हालांकि वे थोड़े समान थे, फिर भी वह उस आदमी से बहुत दूर था, और वे एक ही व्यक्ति नहीं होने चाहिए, इसलिए सन लियांग ने आराम महसूस किया। क्यों? एक विनम्र नामात्र का शिष्य मेरे मामलों की देखभाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सुन लियांग ने उग्र भाव दिखाया। इससे पहले कि वांग शियाओ की कुछ कह पाता, सन लियांग ने फिर से बेहद अधीर स्वर में अपना हाथ हिलाया और कहा, भूल जाओ। चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम आज मुझे 500 रहस्यमय क्रिस्टल का मुआवजा दे दोगे, तो यह मामला अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगा। अन्यथा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे संदिग्ध व्यवसाय को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा लगता है कि तुम वाकई क्रूरता से काम करना चाहते हो। हालांकि कोई भी परेशानी खड़ी करने से पहले तुम्हें साफ साफ पूछ लेना चाहिए। पंजीकृत शिष्यों को भी तुम्हारे जैसा कोई अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वांग शियाओकी के चेहरे पर अचानक तिरस्कार की झलक दिखाई दी और उसने एक तरह से कहा, तुम्हारी प्लीटेड स्टील की तलवार स्वर्गीय दुनिया में नहीं बेची गई। अगर तुम अब परेशानी खड़ी करोगे तो तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यह देखकर कि किशोर का स्वर अचानक इतना कठोर हो गया, सुन लियांग को थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि दूसरी बार सोचने पर उसने अपने अनुयायियों को इन दिनों स्वर्गीय दुनिया के सभी अंदरूनी और बाहरी पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा था, और उसके पीछे बिल्कुल भी कोई महाशक्ति नहीं थी। उसके सामने वाले युवक ने बाहर आने की हिम्मत करने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार किया था, शायद वह यहाँ झांसा दे रहा था। अरे अरे, वह कैसे डर सकता है? हा, मैंने कहा कि मैंने इसे आपसे खरीदा है, यानी आपसे। सन लियांग ने दबंग तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप डिंग हाओ जैसे चरित्र हैं, तो पूर्वी अकादमी में हरे रंग की शर्ट में पहला तलवार, मैं कुछ नहीं कहूंगा और तुरंत छोड़ दूंगा। अरे अरे, यह अफसोस की बात है कि आप नहीं हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप आज्ञाकारी रूप से 500 रहस्यमय क्रिस्टल का मुआवजा दें, अन्यथा अरे अरे, मैं आपके साथ तर्क करने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब उसने ये कहा तो सुन लियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसका धैर्य जवाब दे गया। वांग शियाओकी बहुत खुश था, लेकिन उसने सच नहीं बताया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय का बाजार है। तुम्हारे जैसे स्थानीय गुंडे और बदमाश इतने अहंकारी होने की हिम्मत करते हैं। वे वास्तव में लापरवाह हैं। मैं तुम्हें सच बताने से नहीं डरता। मैंने कानून प्रवर्तन दल के कानून प्रवर्तन तलवारबाजों से पूछने के लिए किसी को भेजा है। मुझे डर है कि वे जल्द ही आ जाएंगे। संप्रदाय के सभी भागों में, विशेषकर बाजार में, व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय ने कुछ अच्छे बाहरी और भीतरी शिष्यों का चयन किया था, ताकि व्यापारियों के बीच विभिन्न विरोधाभासों को सुलझाने के लिए निश्चित संख्या में लोगों के साथ एक कानून प्रवर्तन दल का गठन किया जा सके। कानून प्रवर्तन दल के नियम सख्त थे और वह यहाँ सर्वोच्च प्राधिकारी था। वांग शियाओकी शुरू से ही अंदर के कमरे में था। वह देर से आया क्योंकि वह ये व्यवसाय कर रहा था। वह एक व्यापारी परिवार से था। वह जानता था कि उसका सामना करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं था, क्योंकि वह सन लियांग जैसे किसी बदमाश या बदमाश से मिला था। ये वांग शियाओकी का अपने दिमाग से समस्या को हल करने का पसंदीदा तरीका था। ऐसे शब्द सुनकर लिंगु यंगयंग और स्वर्गीय दुनिया के कुछ अन्य सेल्समैन ने आखिरकार राहत की सांस ली। यदि कानून प्रवर्तन दल आ गया तो क्या न्याय होना चाहिए? अप्रत्याशित रूप से जब सन लियांग ने ये सुना तो उसे जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जोर से हंसा। उसने हिम्मत से कहा, हा, कानून प्रवर्तन दल। हा, अच्छा, मुझे भी उम्मीद है कि कानून प्रवर्तन दल जल्द ही आएगा। आवाज अभी भी हवा में थी। आसपास की भीड़ में हलचल मच गई। सभी दर्शक डरे हुए लग रहे थे और स्वतः ही रास्ता बना रहे थे। एक समान मानक लक्स लाइट कवच और कमर में लटकती मानक लाल तलवारें पहने एक दर्जन युवा पुरुष भाव शून्य, ठंडे, गहरे और दूरस्थ प्रभावशाली अंदाज में आए, जिससे दम घुट रहा था। एक लंबे, दुबले पतले, त्रिकोणीय चेहरे वाले, लोहे की तरह काले, भावहीन चेहरे पर बर्फ की परत के साथ युवक के नेतृत्व में, उसने बड़ी गरिमा के साथ चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्या बात है? तुम ठीक से व्यापार क्यों नहीं करते? तुम्हें यहाँ लोगों को इकट्ठा करके परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को दावत देना चाहते हो? अध्याय 235, दो छोटी लड़कियां।
इस आदमी का नाम झो झिहाओ था, जो कानून प्रवर्तन टीमों के शीर्ष 10 टीम लीडरों में से एक था। काले चेहरे और ठंडे दिल के साथ वह बाजार में क्रूर रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध था। कैप्टन झो वांग शियाओकी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए जल्दी से वहां पहुंच गया। उसने झो झिहाओ को विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। अंत में उसने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। कृपया स्वर्गीय दुनिया के प्रति निष्पक्ष रहें। हमारे साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है। वांग शियाओकी की ठंडी चेहरे वाली बात सुनकर झो झिहाओ ने अपना संयम बनाए रखा। तीखी निगाहों से उसने सुन लियांग की ओर देखा। ये पूरी तरह से एकतरफा शब्द है। सन लियांग ने वांग शियाओकी पर व्यंग्य किया और झो झिहाओ के पास आया। उसने अपना चेहरा बदल लिया और आक्रोश में दिखाई दिया। उसने बचाव करते हुए कहा, कैप्टन झो, मेरे भाई ने कल स्वर्गीय दुनिया में 100 टैल चांदी में एक प्लीटेड स्टील की तलवार खरीदी थी। जब हम जंगल में शिकार करने गए तो उसने भयंकर जानवरों से लड़ाई की और प्लीटेड स्टील की तलवार अचानक टूट गई। मेरा भाई चौंक गया और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में हमने पाया कि यह तलवार स्क्रैप आयरन से बनी थी और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यह स्पष्ट है कि दुकान ग्राहकों को धोखा दे रही है। योद्धाओं के जीवन को गंभीरता से न लेना वास्तव में घृणित है। कैप्टन झो, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ऐसे मुनाफाखोर को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की राय अलग अलग थी। झो झिहाओ भावशून्य था और यह नहीं देखा जा सकता था कि वह किस बारे में सोच रहा था। उसने कुछ लोगों से लगभग टूटी हुई स्टील की तलवार लाने को कहा। ध्यान से देखने के बाद उसने तलवार पर अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं। एक खटपट के साथ तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और जमीन पर गिर गई। ये देखकर कानून प्रवर्तन दल का नेता तुरंत क्रोधित हो गया और बोला, यह वास्तव में घटिया किस्म की तलवार है। घिनौना। हमारे योद्धा आग और पानी से गुजर रहे हैं, वे राक्षसों का शिकार कर रहे हैं और मानव जनजाति की शांति की रक्षा कर रहे हैं। अब कुछ मुनाफाखोरों ने योद्धाओं के जीवन की अनदेखी करते हुए घटिया हथियार बनाए हैं जो बहुत कमजोर हैं। उन्हें हैक करके सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने जो कहा वह सही और दृढ़ था। लेकिन वांग शियाओकी ने अपना चेहरा बदल लिया। उसने झो झिहाओ के इशारे को पहचान लिया। झो झिहाओ का मतलब यह था कि वह सु लियांग से सहमत था, जो एक बदमाश और बदमाश था। चलो, स्वर्गीय दुनिया के लोगों को 50 किलोग्राम की काली लोहे की बेड़ियां पहनाओ। उन्होंने व्यापार करते समय गलत काम किया है। उन्होंने योद्धाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए घटिया किस्म की तलवार बेची है। उन्हें हिरासत में लेकर यातना के साथ पूछताछ के लिए बाहरी हॉल में भेजो। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। झो झिहाओ ने अपना हाथ हिलाया और ऐसा निर्णय दिया जो पूरी तरह से सन लियांग और उनकी टीम के पक्ष में पक्षपातपूर्ण था। कैप्टन झो, आप। वांग शियाओकी क्रोधित और चिंतित था और उसे बहुत निराशा हुई। ऐसा क्यों हुआ? वांग शियाओकी जानता था कि वह व्यवसायियों के परिवार से आया था और सभी प्रकार के नियमों को समझता था, इसलिए उसने कानून प्रवर्तन दल के कई टीम लीडरों से गुप्त रूप से मुलाकात की और उन्हें बहुमूल्य उपहार भेजे, और उसने सोचा कि उसने सभी महत्वपूर्ण कड़ियों को तोड़ दिया है। झो झिहाओ ने खास तौर पर वांग शियाओकी के बड़े उपहार 3 बार स्वीकार किए थे। उसने एक बार अपनी छाती पीटकर वादा किया था कि वह स्वर्गीय दुनिया को परेशान नहीं करेगा। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में कैसे पीछे मुड़कर सुन लियांग के साथ खड़ा हो सकता था। जो कुछ हुआ था उसे देखकर सुन लियांग ने एक अभिमानी और कपटी मुस्कान दिखाई। अरे अरे, नए लड़के, तुम खुद को होशियार समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी धातु मुझे धोखा दे सकती है? कैप्टन झो को तुम्हारा उपहार मिला, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत सबसे बड़ा सम्मान है। तुमने जो पैसे और उपहार दिए, उनकी तुलना मेरे चचेरे भाई के शब्दों से नहीं की जा सकती। वह वांग शियाओकी के कान के पास आया और चिढ़ाने और तिरस्कार भरे लहजे में खुशी से फुसफुसाया। वांग शियाओकी को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था। जल्दी में उसने बिना किसी और विचार के कानून प्रवर्तन दल के सदस्यों को धक्का देकर दूर कर दिया और जोर से कहा, मैं आपके आदेश का पालन करने से इनकार करता हूं। घटिया प्लीटेड स्टील की तलवार हमारी दुकान से नहीं खरीदी गई थी। बोर्ड, बेलगाम। तुरंत ही जोरदार चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी।
झो झिहाओ का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से वांग शियाओकी का कॉलर पकड़ लिया। उसने वांग शियाओकी को लगभग उठा लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों? क्या तुमने गिरफ्तारी का विरोध करने की हिम्मत की? बदमाश। परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोचो। जो लोग गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, कानून प्रवर्तन दल को उन्हें मौके पर ही मार डालने का अधिकार है। आप। वांग जियाओकी को बहुत निराशा हुई और इसलिए उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि इस बार वह सचमुच असफल हो गया। अतीत में उसने सिर्फ अपने पिता को किसी पारिवारिक व्यवसाय से निपटते देखा था। उसे लगता था कि उसने अपने परिवार से व्यवसाय करने के अनुभव सीखे हैं और लोगों को देखा है। वास्तव में वह दुनिया में गहराई से शामिल नहीं था और बहुत छोटा था और व्यवसायों के बारे में सरलता से सोचता था। इस बार शुरू से ही यह एक जाल था। सन लियांग ने स्पष्ट रूप से पहले से ही एक जाल बिछा रखा था और उसे उसमें फंसा दिया था। सन लियांग और झो झिहाओ एक ही पंख के पक्षी थे। ये हास्यास्पद था कि उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, और अविश्वसनीय रूप से अभी भी कानून प्रवर्तन दल को बुलाने के लिए किसी को भेजा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने जिन लोगों को आमंत्रित किया था वे सहायक नहीं बल्कि एक साथी थे। वरिष्ठ भाई डिंग, मैंने आपको निराश किया। वांग शियाओकी को पछतावा और दुख हुआ। शुरुआत में वह जोश में था और डिंग हाओ को स्वर्गीय दुनिया से बहुत उम्मीदें थीं। एक बार इन बातों के बारे में सोचते हुए वांग शियाओकी कुछ हद तक निराश हो गया। उसका मूल उद्देश्य स्वर्गीय दुनिया को नकदी गाय बनाना और डिंग हाओ की खेती के लिए पैसा कमाना था। अप्रत्याशित रूप से उसने सब कुछ बिगाड़ दिया था। कानून लागू करने वाली टीम के 2 अधिकारी आए और उन्होंने वांग शियाओकी और स्वर्ग की दुनिया में मौजूद अन्य लोगों पर बेरहमी और हिंसक तरीके से लोहे की काली बेड़ियां डाल दी। लोहे की जंजीरें खनक उठी, जिससे लिंगू यंग सहित 1 दर्जन काउंटर जंपर्स और नौकरानियां डर और कंपकंपी से पीली पड़ गईं। वे सभी कैदी बन गए। हा 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 हा। कैप्टन झो, आपकी आंखें वाकई बुद्धिमान हैं और आप एक नजर में बता सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। आप सही काम कर रहे हैं। सिर्फ इस बदतमीज लड़के को ही नहीं बल्कि स्वर्गीय दुनिया के सभी काउंटर जंपर्स और नौकरानियों और शैतान को मात देने वाली सभी नीच नौकरानियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सन लियांग ने विजेता की तरह आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा, ऐसे बेईमान व्यापारी और बदमाश जो घटिया सामान बेचते हैं और योद्धाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। झो झिहाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया और कुछ कहने वाला था, लेकिन इसी समय भीड़ में से अचानक एक कमजोर छोटी लड़की की आवाज आई। बुरे लोग, तुमने तलवार बाइफेंग शॉप से खरीदी और खुद ही उसे तोड़ दिया। मैंने सब कुछ देखा है। यद्यपि यह आवाज कमजोर थी, लेकिन इस समय ये बहुत स्पष्ट थी और वहां उपस्थित सभी लोगों ने इसे सुना। सभी ने अपना चेहरा बदल लिया और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। वह एक 10 साल की लड़की थी जो मोटे लिनेन में थी और उस पर कई रंगों के पैच लगे हुए थे। किसी को पता ही नहीं चला कि उसे कब घेरे के सामने धकेल दिया गया। बड़ी काली आंखों से भीड़ को घूरते हुए उसने बहुत ही निश्चितता के साथ कहा। छोटी लड़की के बगल में एक और छोटी बच्ची थी जिसकी चोटी बनी हुई थी और उसने उसकी बाह को कसकर पकड़ रखा था। वह भी करीब 10 साल की लग रही थी। दोनों छोटी लड़कियां कपड़ों में बहुत ही घिसी पिटी थीं, और उनके कपड़ों की कीमत आधे तांबे के सिक्के के बराबर भी नहीं थी, इसलिए जाहिर है कि वे झुगी झोपड़ियों से थीं। लेकिन वे दोनों बेहद खूबसूरत थीं। उनकी त्वचा गोरी और कोमल थी और उनकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें थीं, जैसे कि पतझड़ में पहाड़ों में एक साफ झरना हो। वे इतनी पवित्र थीं कि लोगों को दिल दहलाने वाली अनुभूति होती थी। जेड नक्काशी की तरह वे बहुत प्यारी और चतुर थीं।